हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे टू ऑल द फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड हमारे प्यारे सीए एस्पिरेंट्स। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से चल रही होगी। एग्जाम के लिए बस अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो इस समय विडंबना रहती है कि कैसे तैयारी करें और कैसे अपने आप को कंपोज रखें, डिस्ट्रैक्ट ना हो, ताकि हमारी प्रिपरेशन पर हल्का सा भी इफेक्ट ना आ पाए और जो हमारे सीए बनने का सपना है वो साकार हो सके। तो उसी के लिए बेटा आज आपसे कुछ बातें करने आया हूं और आपको बताने आया हूं कि किन जरूरी बातों का आपको ध्यान रखना है अपने सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 अटेम्प्ट को प्रिपेयर करने के लिए। तो अब तक आप लोग अपने सिलेबस से तो ऑलमोस्ट गो थ्रू हो चुके होंगे, बट स्टिल अगर किसी का भी सिलेबस बाकी है तो उसके लिए भी मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो उनको ध्यान में रखने हैं। और जब आप अपना सिलेबस पूरा कर चुके होंगे तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, रिवीजन कैसे करनी है, उस पर थोड़ी सी बात करनी है। बट उससे पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा, हालांकि आप लोग सबसे ज्यादा अवेयर रहते ही हो और ऑलरेडी आप लोग अब तक उससे गो थ्रू हो चुके होंगे कि हमारे हर एक सब्जेक्ट की ताबड़तोड़ फैकल्टी ने एक स्ट्रेटजी वीडियो अपलोड करा है। ठीक है, अगर मैं अपने ही सब्जेक्ट की बात करूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो अनुराग सर ने बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी बताई है जिससे आप लोग कम टाइम में स्ट्रेटेजिकली, ठीक है, क्योंकि देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है तो आपको स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा। इमोशनल होकर प्रिपरेशन करेंगे तो बेटा आप पेपर नहीं क्लियर पाएंगे, क्योंकि यहां पर आपको अब एक पर्टिकुलर स्कोर नहीं लेकर आना जैसे बोर्ड में होता है कि 95%, 96%। यहां पर आपका सबसे पहला टारगेट है अपना पेपर का कट ऑफ क्लियर करना। उसके बाद आप लोग अपने मार्क्स में अपग्रेड करने के लिए मेहनत करते हैं। बट स्पेशली जो हमारे नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भी अनुराग सर ने बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बताई है, और ऐसी हमारे लव सर ने, चैतन्य सर ने और नितिन सर ने बहुत सारी बढ़िया स्ट्रेटेजीज बताई हुई हैं कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को आप बूस्ट कर सकते हैं और अपने जनवरी अटेम्प्ट को एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक जनरल अटेम्प्ट नहीं होगा, ये आपका एक सक्सेसफुल जो अटेम्प्ट है वो काउंट होना चाहिए। ये बात ज्यादा जरूरी है। तो बच्चे इसमें मैं आपको पहले बोलूंगा कि अगर किसी बच्चे का अभी तक सिलेबस रहता है या कोई बैकलॉग चल रहा है पुराना, किसी वजह से सिलेबस पूरा नहीं हो पाया, तो मेरा ये पर्सनल सजेशन रहेगा आप लोगों को कि आप 15 दिसंबर तक बेटा सबसे पहले अपने सारे बैकलॉग क्लियर कर लो। फिर उसके बाद आपके पास एक महीने से ही कम का टाइम आपके पास बचेगा। अगर हम नंबर ऑफ डेज में काउंट करेंगे तो हमारे पास कुछ 25-26 दिन बचेंगे। तो आपको सबसे पहले अपने बैकलॉग को बहुत बढ़िया तरीके से 15 दिसंबर तक क्लियर कर देना है। फिर आपको कॉम्प्रीहेंसिवली सिर्फ गो थ्रू नहीं होना, कॉम्प्रीहेंसिवली गो थ्रू होना है आरटीपीज और एमटीपीज जो पिछले कम से कम लास्ट 5 अटेम्प्ट, अगर आपको टाइम परमिट करता है तो आप उससे आगे भी जा सकते हैं, बट पिछले 5 अटेम्प्ट तो कम से कम आपको आरटीपीज और एमटीपीज करके ही जाने हैं। और कॉम्प्रीहेंसिवली का मतलब है ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन बनाने हैं, आपको क्वेश्चन तो बनाने ही है, साथ ही साथ जिस भी चैप्टर से, जिस भी टॉपिक से जो क्वेश्चन आरटीपीज और एमटीपीज में दिया गया है वो माइंडसेट सोचना है कि एग्जामिनर एक्चुअली चाह क्या रहा है। क्योंकि अगर आप ध्यान से स्ट्रेटेजिकली देखेंगे तो पेपर हमेशा एक ट्रेंड सेटर के फॉर्म में आता है। आपके पास पेपर का एक ट्रेंड होता है हर अटेम्प्ट के, वो ट्रेंड आपको एनालाइज करना आना चाहिए, चाहे वो सब्जेक्टिव एग्जाम हो आपका अकाउंट्स एंड लॉस का, या आपका जो आपका मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव एग्जाम है मैथ्स का और इकोनॉमिक्स का। तो दोनों के लिए बेटा आपको ट्रेंड देखना है कि आरटीपीस और एमटीपीस का ट्रेंड कैसा चल रहा है, कि क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा चल रहा है। और वो तभी आप इन्फर कर पाओगे जब आप खुद अपने हाथ से एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से क्वेश्चन तो करोगे पर क्वेश्चन का पैटर्न समझते हुए उनको फॉलो करोगे, और उसी पैटर्न को बेटा आपने कंटिन्यू करना है पीवाईक्यूज में। अब पीवाईक्यू सर कितने करने हैं भाई, एटलीस्ट 5 तो ऊपर बता ही चुके, तो मतलब 5 अटेम्प्ट्स के पीवाईक्यूज तो करने हैं। बट मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा स्पेशली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एग्जाम में और बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम जहां पर है, तो बेटा जितने ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे आपको उतनी क्लैरिटी होगी। उससे ये चीज आपको समझ में आएगी कि एक ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वे में कितने अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है, और कई बार हल्का सा लैंग्वेज ट्विस्ट करके आपके लिए वो क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में लप्पू सा लगता है वो आपके लिए एक समस्या बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के मार्क्स तो जाएंगे गलत होने पर, बट नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो आता है वो उस पर भी आपको इफेक्ट डालेगा। तो इसलिए जितने ज्यादा पीवाईक्यूज आप कर सकते हैं उतने ज्यादा प्रिपेयर करके आइएगा, ठीक है। और फिर प्लान योर रिवीजन वेल, अपनी रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से आपको प्लान करनी है। आपके पास आपके जो रिवीजन नोट्स हैं, अब रिवीजन नोट्स में आप चाहे अपने क्लास नोट्स को रखें, या अगर आपको जो भी आपके टीचर्स हैं उन्होंने जो भी बेटा नोट्स बनवाए होंगे या शॉर्ट नोट्स दे रखे होंगे या फॉर्मूला शीट दे रखी होगी, हमेशा अपने पास हैंडी रखें। अगर
आप प्रिंट नहीं निकाल सकते तो अपने हाथ से अपने क्या बोलते हैं कि अपने माइंडसेट के हिसाब से, अपनी प्रिपरेशन स्टाइल के हिसाब से आप उसको बना के रखिए। क्योंकि जब एग्जाम डेज के बीच में जितना गैप होगा उसमें आप मैक्सिमम रिवाइज करना चाहोगे, और अगर उस समय आप पेजेस स्क्रॉल कर रहे हो या बुक स्क्रॉल कर रहे हो तो बेटा वहां पर आपको टेंशन बढ़ जाती है कि अच्छा यार ये भी तो रहता है, ये भी तो रहता है, आता होता है, बट एंग्जाइटी का लेवल इस समय इतना हाई हो जाता है कि आपको लगता है यार मैं तो भूल रहा हूं, और ये बहुत नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। बट इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने हाथ से बने हुए अपने रिवीजन नोट्स अपने पास हमेशा हैंडी रखिए, ताकि आपको पता है कि कौन सी चीज के लिए आपने क्या पॉइंट लिखा हुआ है, इसका क्या अपने नोटेशंस बनाइए, अपने एब्रीविएशंस बनाइए, ताकि आप ही उसको समझ पाए और अपने माइंड में बिठा पाए। क्योंकि फिर जब आप अपने माइंड में बिठा के रखेंगे ना और एग्जाम में उसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो वो प्रोसेस होने में बेटा विद इन सेकेंड्स आपका काम हो जाएगा, वरना आपको अपने माइंड में ही स्क्रॉल करना पड़ेगा बेटा। और एग्जामिनेशन हॉल में जब हम बैठते हैं ना, तो बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग हो जाती है कि वो लिमिटेड, अगर मैं मैथ्स वाले पेपर की बात करूं तो 120 मिनट है, तो बेटा जो टाइम है वो घड़ी पे तो बढ़ रहा होता है, उससे कहीं ज्यादा तेज वो हमारे माइंड पर बढ़ रहा होता है। तो वो प्रेशर बेटा उस समय ज्यादा हो जाएगा अगर आप अभी से उसकी तैयारी नहीं करके जाएंगे तो। और अगर जिस बच्चे ने रियल टेस्ट फॉलो करा है हमारा, तो वो इस एनवायरनमेंट को पहले ही भांप लेगा। तो ये जो रियल टेस्ट का जो सिनेरियो था वो था ही इसीलिए कि बच्चे का एक माइंडसेट फ्रेम हो जाए कि हमारे को एग्जामिनेशन का एनवायरनमेंट क्या मिलता है। क्योंकि बेटा बोर्ड के एग्जाम देना बात अलग है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक अलग ही दुनिया है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट है और एंग्जाइटी लेवल भी होता है। तो अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करके रखिए, और इसके लिए सबसे पहला क्या है आप कर सकते हैं, जो अगर आपने रियल टेस्ट नहीं किया है तो आप प्रैक्टिस कीजिए मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस कीजिए मॉक टेस्ट। बट मॉक टेस्ट ऐसे नहीं कि भी हाँ मॉक पेपर डाउनलोड किया और उसको सॉल्व कर लिया, नहीं, प्रॉपर अपने आप को रूम में लॉक कीजिए, अपना कैलकुलेटर, ठीक है, जो आप एग्जाम में लेके जाने वाले हैं वही कैलकुलेटर, उसी पर आपकी फिंगर्स सेट होनी चाहिए, वो लेके बैठिए, पानी लेके बैठिए, और 2 घंटे के लिए, अगर आप जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो रूम लॉक कर लीजिए, ठीक है, टाइमर लगाइए, पेपर करिए, और घर पे बता दीजिए कि अगले 2 घंटे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर अपने पेपर को रीच चेकिंग करवा लो कि अगर एमसीक्यू है तो वो तो सिर्फ ऑप्शन से ही आपको पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत हैं। और ऐसे जितने ज्यादा पेपर दे सकते हैं बेटा उतने पेपर दीजिए, स्पेशली लॉ के लिए और अकाउंट्स के लिए भी, क्योंकि बेटा वहां तो पूरा सब्जेक्टिव लिखना है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन हमें आता होता है, बट जब हम आंसर फ्रेम कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में कंफ्यूजन रहती है कि यार कैसे लिखे, कौन सा चीज पहले लिखे, कौन सी चीज बाद में लिखे, ताकि क्वेश्चन का जो फ्लो है वो बना रहे, एग्जामिनर का कहीं पर चेक करते टाइम ब्रेक ना हो फ्लो। तो वो बेटा सब तभी हो पाएगा जब आपने मॉक टेस्ट अच्छे से प्रैक्टिस करे होंगे। तो मेक श्योर कि आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट पहले प्रिपेयर कर सके वो प्रिपेयर करके जाए। और सबसे जरूरी चीज बेटा आपकी रिवीजन में, आपकी प्रिपरेशन में आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, वो है हमारी अगस्त्या बैच। तो कोई भी लेक्चर आप मिस मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपकी एक कहते हैं ना कि लाइव क्लास के थ्रू एक बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगी। अनुराग सर और मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको पीवाईक्यूज और कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहे हैं, सीजे सर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लॉ की जो सबसे ज्यादा हर्डल होता है बच्चों के लिए, नितिन सर भी आपको इसमें तैयारी करवा रहे हैं, मनीष महाजन सर भी हैं, लव सर भी आपके लिए बढ़िया सेशंस ले रहे हैं अगस्त्य बैच में। तो भाई सारे टीचर्स लग रहे हैं मेहनत करने पे आपके लिए। अब आपको भी बेटा वो रेसिप्रोकेट करना है और हमसे 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी है, ताकि ये जो मेहनत है वो आपकी सक्सेस में कन्वर्ट हो सके। तो इसलिए बेटा ईमानदारी से प्रिपरेशन करोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपनी प्रिपरेशन के साथ ईमानदार हो, आपका रिजल्ट ईमानदार रहेगा। तो बेटा ये तो सारी बातें होगी कि हाउ टू प्रिपेयर, बट आपका हाउ आपको सक्सेसफुल इवेंट में तभी लेके जा पाएगा जब आपका वाई क्लियर है, जब आपका वाई क्लियर है। तो सबसे पहली चीज कि क्लियर योर वाई, कि आप सीए कर क्यों रहे हो, सिर्फ इसीलिए कि हाँ दोस्त कर रहे हैं चलो मैं भी करके देख लेता हूं, नहीं, आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका वाई क्लियर है ना तो हाउ कभी आपको परेशान कर ही नहीं पाएगा। कोई डिप्रेशन, कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई एंग्जाइटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी अगर आपका वाई क्लियर है। तो सपने हैं सबके, अब कोई अपने लिए सपने देख रहा है कि मेरे पास एक अच्छी लाइफस्टाइल होगी, मेरा एक समाज में रुतबा होगा कि मैं सीए हूं, मेरे सिग्नेचर की वैल्यू होगी, मेरा लाइफस्टाइल इतना अपग्रेड हो जाएगा कि मैं जो चाहूंगा वो अपनी मर्जी से कर सकता हूंगा। अगर अपने लिए आपको लगता है कि यार नहीं मैं तो ये चीज कहीं और भी कर सकता हूं, तो बेटा अपने पेरेंट्स के लिए देखिएगा कि अगर आपको चाहते हो कि भाई पेरेंट्स को, मैं आज तक मेरे पेरेंट्स से कभी फ्लाइट में नहीं बैठे,
तो बेटा इतनी मेहनत करो ना कि जब उनको फ्लाइट पे बिठाना है तो बिजनेस क्लास में बिठाएं, उनको कोई घुमाना है तो इंडिया तो घुमाएंगे घुमाएंगे, साथ में वर्ल्ड टूर भी कराएं। तो ये अपने वाई क्लियर रखो कि भाई जो सुख सुविधा वो अपने आप को नहीं दे पाए ताकि आपका करियर बना पाए, आप वो उनके लिए कर पाए। तो बेटा यही जिंदगी का फलसफा है, ठीक है, सब कुछ यही रह जाना है। पेरेंट्स जो है बेटा वही आपके साथ रहने हैं, है ना। तो माँ बाप का आशीर्वाद बनाए रखिए, उनसे प्यार करते रहिए, और कभी डिस्ट्रैक्शन होती है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, कभी लो फील होता है, फेजेस होते हैं लाइफ में, प्रिपरेशन के भी फेजेस होते हैं, लो फील होता है, तो माँ की गोदी में सर रखो, ठीक है, आराम से 5 मिनट बैठो, पापा से बात करो। हालांकि पापा से बात करना सबसे डिफिकल्ट काम होता है इस फेज में, क्योंकि पापा का थोड़ा जो स्वभाव होता है वो थोड़ा सा रूड होता है। रूड मतलब कि थोड़ा सख्त होता है, रूड नहीं बोलना चाहिए, सख्त होता है थोड़ा सा, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप एक स्ट्रांग इंसान बने, आप इन छोटी मोटी चीजों से कभी डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो प्यार उतना ही करते हैं, शायद ज्यादा करते हैं, बट दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो पर बातें करिए, ठीक है, उनसे सलाह लीजिए, उनसे पूछिए कि कैसे करना है हमारे को, अगर कभी फील डिप्रेस हो रहा है तो कैसे अपने आप को ओवरकम करना है, तो वो अपने स्ट्रगल्स बताएंगे, है ना। और बेटा कभी भी अपनी वार्डरोब खोल के देख लेना, आपके जो कपड़े हो गए, जूते हो गए, घड़ी होगी, जो भी आपके पास फैसिलिटीज हैं, उनके ब्रांड में और अपने पेरेंट्स हैं उनके ब्रांड में आपको फर्क देख के समझ में आ जाएगा कि उन्होंने आपके लिए कितना स्ट्रगल करा। वो हमेशा आपको अपने से बढ़िया ब्रांड दिलाते होंगे, खुद चाहे वो लोकल पहन लेते होंगे। तो बेटा अगर ये वापस नहीं दिया तो फिर क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का, है ना। तो पढ़ाई करके खुद को तो अपग्रेड करना ही है, समाज को तो अपग्रेड करना ही है, बट सबसे पहले अपने घर को भी, अपने पेरेंट्स को भी एक कंफर्ट लाइफ देनी है। तो बेटा इसी के साथ मैं आपको बोलूंगा ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर सीए जर्नी, और हमारे आप फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट्स हो। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं और पूरा भरोसा है मुझे आप सब पर कि आप अपने नाम के आगे सीए के इनिशियल जरूर लगवा पाओगे। बस ईमानदार रहिए अपनी प्रिपरेशन में और लगे रहिए, ठीक है, सक्सेस आपको मिलके रहेगी। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारी पूरी सीए वाला बाय पीडब्ल्यू की टीम की तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों को ऑल द बेस्ट। अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए और हम लोग क्लासेस में मिलते रहेंगे। टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे अहेड। नमस्ते, राधे राधे सभी को।